हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कॉग्निटिव चैनल पर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट किया था, तो उसी का कंटिन्यूशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। तो हम किसी कारणवश उसको दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो आज हम फिर से उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम एंशियंट हिस्ट्री को आगे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जमीन की खुदाई कर कर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें दिखी, जिसके बारे में हमें क्या हुआ, ज्ञान हुआ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो अभी हमने राजतरांगिनी को पढ़ा था, राजतरांगिनी को समझा था, और राजतरांगिनी में हमने ये देखा था कि किस तरह से उसमें कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बातचीत की है। उसी के फलस्वरूप अगर हम देखें तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे हमें मिलते हैं कश्मीर में जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा बुरजोहम। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट भी थी कश्मीर में। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब स्टोन एज से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा समय जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। ये वहां पर मिलने वाली पहली साइट थी बुरजोहम में। तो बुरजोहम क्या है, ये भी यहां से भी हमें हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे बुरजोहम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हम बता सकते हैं बुरजोहम जो है फर्स्ट न्योलिथिक साइट है कश्मीर की, कहां पर है, श्रीनगर में। पर इतना नहीं पढ़ना है हमको, हमको स्टेटमेंट्स की तरफ भी क्या देना है, ध्यान देना है। तो यहां पर देखते हैं बुरजोहम के बारे में। इट इज अ न्योलिथिक सेटलमेंट। ये क्या है, न्योलिथिक सेटलमेंट है। इट इज अ न्योलिथिक सेटलमेंट। ये जो है आपकी क्या थी, नियोलिथिक सेटलमेंट। नियोलिथिक सेटलमेंट। तो नियो से तो आप समझ गए होंगे, नियो का मतलब क्या है। नियो का मतलब क्या है, नियो, नियो का मतलब है न्यू। नियो का मतलब क्या है, न्यू। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये न्यू स्टोन एज की साइट है। इट इज अ न्यूलिथिक साइट। यह आपको याद रखना है, बुरजोहम क्या है, न्यूलिथिक सेटलमेंट है। बुरजोहम हैज बीन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। याद रखना, हमने पहले भी पढ़ा था और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, जिसमें आपको वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये जो बुरजोहम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट में ये पूछ सकते हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, आपके बुरजोहम को, जो श्रीनगर में पाया गया था, आपकी फर्स्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट कश्मीर की। बुरजोहम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बिर्च इन कश्मीरी। बुरजोहम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बिर्च इन कश्मीरी। अब ये जो बिर्च है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है पेड़ों की भूमि। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जहां पेड़ ज्यादा है। तो एक पेड़ वहां पर ऐसा है जिसके तने की छाल पर लिखने का काम किया करते थे। तो वहां पर उस तने की छाल का यूज हमें बुरजोहम में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, बुरजोहम का मतलब कश्मीर में क्या है, प्लेस ऑफ बिर्च। बिर्च मतलब होता है पेड़ों की भूमि। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका श्रीनगर में मिला हमें बुरजोहम। ठीक है, आपको याद रखना है प्लेस क्या है बुरजोहम की, श्रीनगर में डिस्कवरी हुई। फीचर्स क्या है, यहां पर जो है जमीन के अंदर राउंड और ओवल गड्ढे खोदे गए हैं। जमीन के ऊपर राउंड और ओवल खड्डे खोदे गए, उसके नीचे स्टेयर्स बनाई गई हैं और वहां पर लोग रहा करते थे। ऐसी पिट ड्वेलिंग्स हमें कहां पर मिली है, बुरजोहम में मिली है, और वन ऑफ द की फीचर है ये बुरजोहम का। तो आपको याद रखना है फीचर्स क्या है बुरजोहम के, पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स कि वहां पर जो पुराने लोग थे वो जमीन के अंदर खड्डा करते थे, और वो खड्डे मैक्सिमम राउंड और ओवल शेप के होते थे, और उन खड्डों के अंदर वो रहा करते थे। और बेसिकली अंदर जाने के लिए उन्होंने स्टेयर्स का प्रयोग किया था, यूज किया था, और यही हमें चीजें कहां पर, बुरजोहम में मिली है। तो हमें ये पता लगता है किस तरह से वहां पर पुराने जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स है, वो रहा करते होंगे। तो पेट ड्वेलिंग्स है, और ये ड्वेलिंग्स कैसी हैं, सर्कुलर और ओवल पिट्स डग डीप होल्स फॉर बिर्च वुडन पोस्ट होल्डर्स। अब यहां पर क्या करते थे, मैं जैसे कि आपको बताया कि उस खड्डों को कवर किया जाता था बिर्च से। बिर्च मतलब एक पेड़ है, पेड़ की तने की छाल को निकाल कर ऊपर उस ड्वेलिंग को क्या किया जाता था, कवर किया जाता था। और वो लोग कहां रहते थे, खड्डों के अंदर रहते थे। तो आपको याद रखना है पेट ड्वेलिंग्स हमें कहां का फीचर्स है, ये है बुरजोहम का। अगली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा
हैव यूनिक बरियल प्रैक्टिसेस। तो ये भी आपको पेट ड्वेलिंग्स याद रखना है, और यहाँ पर जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमको देखने को मिली है कि किस तरह से जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं उनको उनके मास्टर्स के साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो बुरजोहम में सबसे पहले जो की फीचर्स हमको देखने को मिले पेट ड्वेलिंग्स के किस तरह से वहां पर जो ओरिजिनल लोग थे वो जमीन पर राउंड और ओवल खड्डे कर कर उसके अंदर रहा करते थे, और ऊपर से पेड़ की छाल से का यूज करते हुए उन ड्वेलिंग्स को बंद करते थे। दूसरा हमें मेन फीचर यहाँ पर मिला है, हमने ये देखा है कि किस तरह से जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं उनको अपने मास्टर्स के साथ क्या किया है, बरियल दफनाया गया है। तो यहां पर भी हमको ये देखने को चीजें मिली है, बरियल ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स अलोंग साइड देयर मास्टर्स। अगर हम अगली बात करते हैं तो यहां पर और हमें क्या चीज मिली है, जैसे हमें यहां पर कुछ अनाज के जो सीड्स हैं उन वो भी हमको देखने को मिले हैं। कौन कौन से सीड्स हमें देखने को मिले हैं बुरजोहम में? सीड्स ऑफ व्हीट, आपको याद रखना है, व्हीट, बार्ले एंड लेंटिल्स। तो कुछ दालें भी हमको वहां पर देखने को मिलती है, हैड बीन फाउंड इन बुरजोहम। तो आपको जो की फीचर्स है फिर से मैं बता दूं, पहला की फीचर है बुरजोहम का। बुरजोहम को क्या कहा जाता है कश्मीरी में? लैंड ऑफ विच। ठीक है, ये श्रीनगर में ये प्लेस पहली नियोलिथिक सेटलमेंट थी, किसकी? कश्मीर की। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। इसकी जो लोकेशन है वो है श्रीनगर। और इसके जो की फीचर्स हैं, एक तो हमें पिट ड्वेलिंग्स मिलता है, दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर यूनिक बरियल प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह से डोमेस्टिकेटेड डॉग्स को उनके मास्टर्स के साथ दफनाया गया। तीसरा हमें देखा कि यहाँ पर जो सीड्स हैं, जो हमें यहाँ पर बीज मिले हैं, वो किस किस के मिले हैं? व्हीट के मिले हैं, बार्ले के मिले हैं और लेंटिल्स के मिले हैं। साथ में हमें एक यहाँ पर ह्यूमन स्कल भी दिखा गया है, और उस ह्यूमन स्कल पर छेद था। इसका मतलब ये भी कहा गया कि हो सकता है उस समय क्या किया जाता हो, कोई इंजरी हो तो उसके बाद अर्ली ब्रेन सर्जरी की गई हो। तो यहां पर आपको पॉइंट्स को याद रखना है। और बुरजोहम में क्या देखने को मिला है? अ ह्यूमन स्कल। तो ये भी आपको याद रखना है, एक ह्यूमन स्कल हैज बीन फाउंड एट बुरजोहम। एक ह्यूमन स्कल मिला है बुरजोहम में, और वो स्कल हमें किसका सबूत देता है? ट्री फैनिंग का। ट्री फैनिंग मतलब अर्ली ब्रेन सर्जरी, मतलब उस स्कल में कुछ सुराख था सर के ऊपर, और वहां से हमें पता लगता है कि हो सकता है कि अर्ली ब्रेन सर्जरी की जाती होगी। तो ये पहली नियोलिथिक सेटलमेंट है बुरजोहम, जिसका मतलब है कश्मीरी में द प्लेस ऑफ पिर्च, पेड़ों की भूमि। और पेड़ों की छाल जिस पर राइटिंग्स की जाती होंगी पिछले टाइम पर, उसकी छाल को यूज किया जाता था जब ये लोग पेट ड्वेलिंग्स में रहते थे, तो उस खड्डे को ऊपर क्या कर दिया जाता था? कवर कर दिया जाता था। हमने यहाँ पर यूनिक बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में भी देखा कि किस तरह से डोमेस्टिकेटेड डॉग्स को क्या किया जाता, बरी किया जाता था अलोंग विद देयर मास्टर्स। और यहाँ पर हमें व्हीट, बार्ले और लेंटिल्स के बीज मिले हैं, और साथ में हमने देखा ह्यूमन स्कल भी यहाँ पर मिला है, और हमें ये बताता है कि वहां पर हो सकता है ट्री फैनिंग की गई हो, पहली ब्रेन सर्जरी। तो बुरजोहम पहली नियोलिथिक साइट है कश्मीर की, और ये कहां पर है? श्रीनगर में। तो यहां से हमें कुछ कुछ जानकारियां मिल रही हैं। अगली साइट के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम है गुफक्राल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुफक्राल। गुफक्राल, GUFKRAL, इसका मतलब है केव ऑफ द पॉटर, पॉटर की गुफा। गफ का मतलब है केव, गफ का मतलब है केव, क्राल का मतलब है पॉटर। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है। गांव का नाम है भामीर विलेज, त्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। गुफक्राल हमें क्या मिला है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज मिलती है। एक्सकेवेशन की अगर हम बात करें, इसके एक्सकेवेटर की बात करें कि किसने यहाँ से जमीन पर खुदाई कर कर ये साइट निकाली थी, उनका नाम है AK शर्मा। 1981 में ये इसके एक्सकेवेटर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, कि पहले लोग हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हुआ करती थी, और जब ये साइट मिली तो हमें ये देखने को मिला कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से लोग किस तरह से सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी में चेंज होते हैं। वो हमें कहां पर एविडेंस मिले हैं? गुफक्राल में मिले हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट शोज अ क्लीन ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, पहले हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, और किस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, किसमें हुआ है? सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी में। और यहां पर भी हमें पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको कहां पर बताया, जैसे मैंने आपको बुरजोहम में। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड ये है, एक और आर्कियोलॉजिकल हमारे पास साइट है जिसको बोला गया कनिष्पुर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कनिष्पुर। तो कनिष्पुर, इसकी जो लोकेशन है वो है बारामूला। इसकी लोकेशन क्या है? बारामूला है इसकी लोकेशन। एक्सकेवेटर का नाम है BR मनी। इसके जो एक्सकेवेटर हैं उनका नाम है BR मनी के द्वारा ये खोजी गई। हिस्टोरिकल लिंक क्या है? इट इज नेम्ड आफ्टर द कुषाण एम्परर कनिष्का फर्स्ट। कि किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में कुषाणों ने रूल किया है कश्मीर में, और कुषाणों का जो एक एम्परर था कनिष्का फर्स्ट,
उसके नाम पर ये जगह का नाम पड़ा है। इन एंशियंट टेक्स्ट इट इज रेफर्ड एज कनिष्कापुरा। एंशियंट अगर टेक्स्ट की बात करें तो इसी कनिष्कपुर को कनिष्कापुरा कहा जाता था। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं जो क्या है, पिट ड्वेलिंग से अलग है। अगर हम बात करें पिट ड्वेलिंग्स की तो वो बुरजोहम और गुफक्राल में देखने को मिलती है। और अगर हम कनिष्कपुर की बात करें तो यहाँ पर हमें पिट ड्वेलिंग्स देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है, कनिष्कपुर में हमें रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है जो पिट ड्वेलिंग से क्या है, बहुत ज्यादा अलग है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री है, पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, कौन कौन से एम्पायर ने यहाँ पर क्या किया है, रूल किया है। अगर हम बात करें तो लाइन आप पढ़ रहे होंगे, आपने कल्हाना के बारे में देखा होगा। कल्हाना के बारे में फिर से हम जानकारी आपको दे देते हैं। कल्हाना वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन, ये पहले ऐसे हिस्टोरियन है हु रोट अबाउट कश्मीर, जिन्होंने अपनी किताब में कश्मीर के बारे में लिखा और उनकी किताब का नाम था राजतरंगिणी। तो आपको याद रखना है, कल्हाना पहले ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा अपनी किताब राजतरंगिणी में ड्यूरिंग 1148-1150 एडी। अब ये राजतरंगिणी कंप्लीट हुई है 1148-1150 एडी के बीच में, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग कश्मीर वॉज रूल्ड बाई वेरियस किंग्स, कश्मीर को रूल किया बहुत सारे राजाओं ने। एंड रिमेन्ड अ होम टू मैनी डायनेस्टीज, और बड़ी सारी डायनेस्टीज का कश्मीर घर भी रहा है। और वो डायनेस्टीज कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। तो राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एंशियंट कश्मीर को जोड़ेंगे महाभारत पीरियड से। महाभारत पीरियड से हम इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। और महाभारत पीरियड के समय ही कश्मीर में रूल कर रही थी गोनंदा डायनेस्टी या गोनंदा एम्पायर। तो यहां पर जो पहली डायनेस्टी आपकी आ रही है, पहला एम्पायर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, गोनंदा एम्पायर। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लाइन क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहां पर देखना। तो गोनंदा एम्पायर रेफर्स टू द फर्स्ट, गोनंदा एम्पायर कश्मीर की हिस्ट्री का पहला और सबसे पुराना रूलिंग डायनेस्टी रही है। तो आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में अगर आता है तो गोनंदा एम्पायर कश्मीर की पहली रूलिंग और सबसे पुरानी रूलिंग डायनेस्टी रही है। दूसरा है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस, ये थ्री फेसेस में डिवाइडेड है आपकी, क्या थ्री फेसेस में डिवाइड है आपकी गोनंदा एम्पायर या गोनंदा डायनेस्टी, डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस। पहले है अर्ली गोनंदा डायनेस्टी, उसके बाद कल्हाना आने वाले 35 किंग के बारे में हमको जानकारी नहीं दे पाएंगे, वो लिखेंगे कि रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्ट, रिकॉर्ड्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। तो पहली आएगी अर्ली गोनंदा डायनेस्टी, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, कल्हाना को नॉलेज है, तो कल्हाना ने उसको अपनी किताब में रखा है। दूसरा फेस आएगा द लॉस्ट किंग्स, ठीक है, लॉस्ट किंग्स एंड मिडल पीरियड। और तीसरा इसका फेस आएगा रिस्टोर्ड सेकंड गोनंदा डायनेस्टी। तो गोनंदा डायनेस्टी तीन फेसेस में डिवाइडेड है। मैं फिर से कह लेता हूं, पहला है अर्ली गोनंदा डायनेस्टी जो महाभारत पीरियड के समय में हमें जानकारी दे रही है। उसके बाद के जो आने वाले राजा हैं उनके बारे में कल्हाना असक्षम है, वो नहीं बता पाएंगे। तो उसमें भी हमें कहीं 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 ऑथर्स, कहीं कहीं राइटर्स बताते हैं कि कुछ गोनंदा एम्पायर के रूलर्स बीच में आकर उन्होंने रूल किया, जिसको बोला गया था द लॉस्ट किंग्स एंड मिडल पीरियड। और तीसरा हम देखेंगे किस तरह से फिर से गोनंदा अपने हाथ में कश्मीर का रूल लेंगे, तो उसको बोला गया रिस्टोर्ड या सेकंड गोनंदा डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम गोनंदा एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्पायर, गोनंदा एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वाइल द अर्ली गोनंदास वर प्राइमली शेवाइट्स, जो शुरुआत के गोनंदाज थे वो शिव के उपासक थे। शेवाइट्स मतलब वो किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, या जिनको ब्राह्मणिकल फॉलोअर्स भी कहा जाता है। फिर फिर आगे हमको ये देखने को मिलता है, शुरुआत के जो गोनंदा हैं वो शिव के उपासक हैं या ब्राह्मणिकल फॉलोअर्स हैं। बट जो इसके आने वाले आगे रूलर्स होंगे जैसे मेघावाहना, ये किसको पैटर्नाइज करेंगे, बुद्धिज्म को। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत के गोनंदा रूलर्स शेवाइट्स थे, शिव के उपासक थे, ब्राह्मणिकल फॉलोअर्स थे। बट जो लेटर बाद में गोनंदा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स आएंगे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए हमें आगे दिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, कल्हाना के द्वारा लिखी गई किताब राजतरंगिणी, उसके अकॉर्डिंग गोनंदा फर्स्ट, जो गोनंदा फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर।
तो आपको याद रखना है एग्जाम का क्वेश्चन, जो पहले रूलर हैं कश्मीर के वो कौन से थे? गोनंदा फर्स्ट। किस डायनेस्टी से? गोनंदा डायनेस्टी से थे, गोनंदा एम्पायर से थे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो गोनंदा डायनेस्टी है या एम्पायर है, ये कश्मीर की पहली रूलिंग और सबसे पुरानी रूलिंग डायनेस्टी है। इसका एक राजा हुआ जिसका नाम था गोनंदा फर्स्ट। तो कश्मीर का पहला राजा गोनंदा फर्स्ट, कश्मीर की पहली डायनेस्टी गोनंदा डायनेस्टी। तो अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, गोनंदा फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर इन 3060 BC। ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ राजा जरासंध। तो गोनंदा फर्स्ट राजा जरासंध का रिलेटिव था। वो राजा जरासंध जिसने क्या किया था? महाभारत वॉर लड़ी भी थी कृष्ण भगवान के अगेंस्ट। तो आपको याद रखना है, पहला राजा गोनंदा फर्स्ट, ये किसका रिलेटिव है? राजा जरासंध का। और राजा जरासंध ने महाभारत वॉर लड़ी थी किसके अगेंस्ट? कृष्णा के अगेंस्ट। और ये जो गोनंदा फर्स्ट है, इसने भी अपने रिलेटिव राजा जरासंध का क्या किया था? साथ दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी में। ही वॉज किल्ड बाई बलराम, एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्णा। तो गोनंदा को फिर क्या कर दिया गया? मार दिया गया। किसके द्वारा? बलराम के द्वारा मार दिया गया, जो किसके बड़े भाई थे? कृष्ण भगवान के क्या थे? बड़े भाई थे। तो ये जो गोनंदा डायनेस्टी है, ये हमें महाभारत पीरियड का समय मैं आपको बता रहा हूं। महाभारत पीरियड के समय गोनंदा एम्पायर कश्मीर में रूल कर रहा था, और जिसका पहला राजा गोनंदा फर्स्ट था। और यही गोनंदा फर्स्ट राजा जरासंध का रिलेटिव था। और इन दोनों ने मिलकर महाभारत वॉर लड़ी थी द लॉर्ड कृष्णा के खिलाफ। और फिर इसी गोनंदा फर्स्ट को बैटल में हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? बलराम जी के द्वारा, जो लॉर्ड कृष्णा के बड़े भाई भी माने गए। फिर उसके बाद हिज सन दामोदर फर्स्ट सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। जब गोनंदा फर्स्ट को मार दिया गया तो उसके बाद कश्मीर की गद्दी संभालता है दामोदर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, गोनंदा फर्स्ट जिसको बलराम जी के द्वारा मार दिया गया, उसके बाद गोनंदा फर्स्ट का बेटा दामोदर फर्स्ट गद्दी पर बैठता है, उसको क्या करता है? सक्सीड करता है। तो दामोदर भी फिर कृष्ण के खिलाफ, कृष्ण भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और दामोदर को भी उसी बैटल में कृष्ण भगवान क्या कर देते हैं? मार देते हैं। दामोदर डाइड इन द बैटल विद कृष्णा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट में बन सकते हैं। कल्हाना जो अपनी किताब राजतरंगिणी में लिखते हैं, महाभारत के समय कश्मीर में जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो थी गोनंदा डायनेस्टी। उस डायनेस्टी का पहला राजा हुआ गोनंदा फर्स्ट। और ये गोनंदा फर्स्ट राजा जरासंध का रिलेटिव था, और राजा जरासंध के लिए गोनंदा फर्स्ट ने महाभारत वॉर में हिस्सा लिया था। और इसी गोनंदा फर्स्ट को कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम ने बैटल में हराकर मार दिया था। और गोनंदा फर्स्ट के बाद कश्मीर की गद्दी संभाली जाती है दामोदर फर्स्ट के द्वारा। और यही सारी बातें हमारी राजतरंगिणी में लिखी गई हैं, जिसके कल्हाना क्या है? ऑथर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द कश्मीरी किंग दामोदर फर्स्ट वॉज किल्ड, गोनंदा का बेटा दामोदर फर्स्ट जब क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है लॉर्ड कृष्णा के द्वारा बैटल में। तो होता क्या है? कृष्णा चूज टू कोरोनेट, कृष्णा राजगद्दी पर किसको बिठाते हैं? कृष्णा चूज टू कोरोनेट यशोमती। यशोमती को क्या किया जाता है? राजगद्दी पर बिठाया जाता है। और वो किसकी वाइफ है? दामोदर फर्स्ट की। तो आपको याद रखना है, पहले कौन था? गोनंदा फर्स्ट। तो पहले गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा फर्स्ट के बाद आता है दामोदर फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट के बाद क्या कौन आता है? दामोदर फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट के बाद दामोदर फर्स्ट को जब एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो दामोदर फर्स्ट के बाद जो दामोदर फर्स्ट है, वो उसकी वाइफ गद्दी पर बैठती है। दामोदर की वाइफ का नाम है यशोमती। दामोदर की वाइफ का नाम है यशोमती। ये किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ दामोदर फर्स्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोट्स में। तो जब दामोदर फर्स्ट को मार दिया जाता है बैटल में लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, तो लॉर्ड कृष्णा डिसाइड करते हैं कि जो दामोदर फर्स्ट की जो वाइफ है यशोमती, उसको गद्दी पर बिठाया जाएगा कश्मीर की। हर सन गोनंदा सेकंड वॉज स्टिल एन इन्फेंट। और यशोमती और दामोदर फर्स्ट का जो बेटा था जिसका नाम था गोनंदा सेकंड, कंफ्यूज मत होना है, गोनंदा फर्स्ट पहला कश्मीरी रूलर है,
गोनंदा फर्स्ट के बाद उसका बेटा दामोदर फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। दामोदर फर्स्ट को जब एलिमिनेट कर दिया जाता है तो लॉर्ड कृष्णा दामोदर फर्स्ट की वाइफ यशोमती को गद्दी पर बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि दामोदर फर्स्ट और यशोमती का बेटा गोनंदा सेकंड उस समय इन्फेंट था, छोटा बच्चा था। कब? महाभारत के वॉर के समय। ड्यूरिंग हिज इन्फेंट एज क्वीन यशोमती रूल्ड एज सोवरेन इन हिज नेम। और इसी वजह से जो गोनंदा सेकंड जो अभी बच्चा था, इसी वजह से जो यशोमती है वो गद्दी पर बैठती है और सारा रूल अपने बेटे गोनंदा सेकंड के नाम पर करती है। नेक्स्ट, अगर हम महाभारत वॉर की बात करें तो गोनंदाओं ने बाद में, यशोमती जब बैठी है उस समय वॉर में न्यूट्रलिटी रखी थी, कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा था। गोनंदा सेकंड was too young to lead an army. कश्मीर remained neutral and did not participate in the कुरुक्षेत्र वॉर। तो गोनंदा सेकंड उस समय बच्चा था तो वो आर्मी को लीड नहीं कर सकता था। बट उसकी जो माता है यशोमती, वो गद्दी पर बैठी हैं, पर वो शी रिमेन्स न्यूट्रल इन दिस वॉर और उन्होंने कुरुक्षेत्र वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। His reign and the first phase of the Gonanda dynasty ended when he was reportedly killed by Parikshit। तो यशोमती गद्दी पर हैं, जब समय आगे बीतता है तो फिर उनका बेटा गोनंदा सेकंड जब बड़ा होता है तो वो रूल करेगा और गोनंदा सेकंड को मार दिया जाता है परीक्षित के द्वारा, जो अर्जुन का ग्रैंडसन था। और फिर उसके बाद परीक्षित क्या करता है? कश्मीर में रूल करता है। तो आपको ये याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कश्मीर की पहली डायनेस्टी जब महाभारत वॉर हो रहा था तब गोनंदा फर्स्ट पहले राजा थे। गोनंदा फर्स्ट राजा जरासंध के रिलेटिव थे और इन्होंने कृष्ण भगवान के खिलाफ बैटल में हिस्सा लिया था। गोनंदा फर्स्ट को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है दामोदर फर्स्ट, गोनंदा फर्स्ट का बेटा। तो दामोदर फर्स्ट भी बैटल में क्या कर दिया जाता है? लॉर्ड कृष्णा के द्वारा मार दिया जाता है। और फिर कृष्णा ये डिसाइड करते हैं कि दामोदर फर्स्ट की जो वाइफ है, जिनका नाम यशोमती है, वो गद्दी पर बैठेगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो दामोदर फर्स्ट का जो बेटा है गोनंदा सेकंड, वो छोटा बच्चा था। तो जब छोटा बच्चा है तो वो रूल नहीं कर पाएगा, तो इसी बिना पर उसकी माता यशोमती ने रूल किया और ये कुरुक्षेत्र वॉर में न्यूट्रल रहे, किसी का भी साथ नहीं दिया। समय जब आगे बीतता है तो जो गोनंदा सेकंड है वो बड़ा होता है और कश्मीर की गद्दी संभालता है। और समय के साथ एक दिन ऐसा आता है कि इसी गोनंदा डायनेस्टी के राजा गोनंदा सेकंड को परीक्षित के द्वारा मार दिया जाता है और आगे जो परीक्षित है वो रूल करेंगे कश्मीर में। तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नोट में अगर आप देखना, आफ्टर द डेथ ऑफ गोनंदा सेकंड यशोमती के क्या हैं? बेटे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ गोनंदा सेकंड कल्हाना इन्फॉर्म्स दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ 35 किंग्स। गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद कल्हाना ये बताते हैं कि जो आने वाले 35 किंग है उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया था? रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो गोनंदा सेकंड के बाद आने वाले 35 किंग का रिकॉर्ड कल्हाना नहीं दे पाए हैं, असक्षम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आगे 35 किंग है उनका रिकॉर्ड क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था, हमें उसकी जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स, ये जो 35 किंग का रिकॉर्ड जो लापता हो चुका है, इनका रिकॉर्ड फिर भी बताया गया। A brief record of these kings has been given by a modern scholar पीरजादा हसन। तो ये जो 35 किंग जो कहीं इतिहास में गुम हो गए हैं, जिनको कल्हाना भी ट्रेस नहीं कर पाए, इनका थोड़ा बहुता रिकॉर्ड एक मॉडर्न स्कॉलर पीरजादा हसन ने हमें बताया। और वो उन्होंने भी कहां से बताया? एक पर्शियन वर्क है जो जैनुल अबिदीन के टाइम पर लिखा गया था, वहां से पीरजादा हसन ने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा इन 35 किंग के बारे में भी जानकारी पता कर सकें। तो ये जो पर्शियन जो वर्क है, किताब है, द ऑथर ऑफ दिस वर्क इज मुल्ला अहमद। तो ये जो पर्शियन वर्क जिसमें हमें 35 किंग के बारे में बताया गया पीरजादा हसन ने, उस किताब का जो ऑथर है वो है मुल्ला अहमद। और इन्होंने कोशिश की है कि इन had been able to obtain the names of this king from the earlier संस्कृत वर्क रत्नाकर पुराण। तो आपको याद रखना है, एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद कल्हाना ये इन्फॉर्म करते हैं कि आने वाले 35 किंग के बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर भी एक ऐसी किताब है रत्नाकर पुराण, फिर से याद रखना, निर्मित पुराण तो आपने पढ़ा था, अब है रत्नाकर पुराण। तो एक ऐसी किताब है रत्नाकर पुराण जो उन लॉस्ट 35 किंग के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी क्या करती है? जानकारी देती है। तो आई रिपीट, फिर से देख लेना, रत्नाकर पुराण इस इन 35 किंग्स के बारे में जो कश्मीर में कहीं हिस्ट्री में हमें गायब हो जाते हैं, वो उनकी जानकारी थोड़ी बहुत रत्नाकर पुराण हमसे साझा करता है।
तो आगे हम देखते हैं रत्नाकर पुराण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्मित पुराण के बाद रत्नाकर पुराण इंपॉर्टेंट हो सकता है। रत्नाकर पुराण रिपोर्टेडली प्रोवाइडेड दीज मिसिंग नेम्स, जो 35 किंग कहीं हिस्ट्री में गुम हो गए, वो उनकी जानकारी रत्नाकर पुराण हमसे साझा करता है। और वो ये बताता है कि गोनंदा डायनेस्टी के बाद जब गोनंदा गोनंदा सेकंड की क्या हो जाती है, मैंने आपको बताया, जब गोनंदा सेकंड की डेथ हो जाती है, किसके द्वारा? परीक्षित के द्वारा, जो ग्रैंड सन है किसका? अर्जुन का। तो उसके बाद वो रूल करते हैं कश्मीर में। तो अर्जुन जो है वो पांडवा लीनेज से हैं। तो रत्नाकर पुराण कहता है कि हो सकता है गोनंदा डायनेस्टी के बाद किसने रूल किया है? पांडवों ने क्या किया है? रूल किया है। तो स्ट्रेट गोनंदा के बाद जो एम्पायर चलता है कश्मीर का, वो कौन सा है? पांडव एम्पायर, अकॉर्डिंग टू रत्नाकर पुराण। आई होप आपको ये थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे हम देखते हैं यहां पर। तो कोशिश की है रत्नाकर पुराण ने हमको समझाने की कि वो 35 किंग्स कौन थे। आफ्टर गोनंदा सेकंड हमने अभी देखा, गोनंदा डायनेस्टी के गोनंदा सेकंड, जिनकी माता यशोमती हैं, वो गोनंदा सेकंड, उसकी डेथ के बाद 35 किंग रूल द वैली। कितने राजाओं ने आगे रूल किया है? 35 किंग्स ने आगे क्या किया है? रूल किया है। और यही बात कल्हाना बताने में फेल होते हैं, बट रत्नाकर पुराण एक ऐसी किताब है जो आगे हमें इसकी जानकारी देगी। तो आफ्टर गोनंदा सेकंड 35 किंग्स रूल द वैली। परीक्षित इज सेड टू हैव अनेक्स्ड कश्मीर। तो गोनंदा सेकंड के बाद जो गद्दी संभाली गई वो किसने संभाली? परीक्षित ने संभाली है। आपको शायद पटाखों की आवाज आ रही होगी, आज इलेक्शन रिजल्ट थे वेस्ट बंगाल के, असम के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर इसको आप थोड़ा अवॉइड करें, इन नॉइजेस को। हम आशा करते हैं कि बंगाल में ही जो जलसा है वो बंगाल में ही रहे, असम में ही रहे। अभी जम्मू कश्मीर की जब इलेक्शन होगी तब उस जलसे का हम महत्व समझ सकते हैं। अभी लोग अपने खुश हैं, डेमोक्रेसी है। तो उन वॉइसेस को थोड़ा क्या करें आप, दिमाग से बाहर निकाल दें। ठीक है, इग्नोर करें इन वॉइसेस को। तो गोनंदा सेकंड के बाद 35 किंग्स ने कश्मीर वैली में रूल किया है, ये रत्नाकर पुराण कह रहा है। कहा जाता है रत्नाकर पुराण के अकॉर्डिंग परीक्षित इज सेड टू हैव अनेक्स्ड कश्मीर। परीक्षित ने गोनंदा सेकंड को मारा और उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया। परीक्षित हैंडेड द थ्रोन टू जन्मजया। परीक्षित ने जो गद्दी है बाद में जन्मजया उसको सौंप दी, जो किसका बेटा था? परीक्षित का बेटा था, अपने ही बेटे को सौंप दी। ठीक है, उस परीक्षित ने। आगे हम देखते हैं, जन्मजया वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पांडवा किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। ये एक पहला ऐसा राजा है, पहला ऐसा पांडव किंग है जिसने कश्मीर में क्या किया था? रूल किया था। एक बार आप इसको पढ़ लो आराम से, तो अब तक जो जो वॉइसेस हैं जो बाहर से बम धमाकों की है वो खत्म हो जाए आवाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षित हैंडेड द थ्रोन टू हरना देवा। जन्मजया नहीं होगा, यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करना। परीक्षित ने जो है वो अपना राजपाट किसको सौंपा था? हरना देवा को। हरना देवा, HARNADEVA, हरना देवा, जो परीक्षित का बेटा भी था और ग्रैंडसन भी था। तो जन्मजया नहीं, हरना देवा है। HARNADEVA, हरना देवा। हरना देवा को क्या कहा जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरना देवा इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पांडवा किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो हरना देवा पहला पांडव किंग है जिसने क्या किया है? कश्मीर में रूल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये परीक्षित का बेटा, वही परीक्षित जिसने गोनंदा डायनेस्टी के गोनंदा सेकंड को क्या किया था? हराया था। उसके बाद ये जन्मजया नहीं है, कहीं यहां पर इसको चेंज कर देना, ये भी हरना देवा है। HARNADEVA, हरना देवा। उसके बाद जब उसके बाद क्या होता है? हरना देवा के बाद कौन आते हैं? हरना देवा के बाद आते हैं रामा देवा। रोमा देवा नहीं, रामा देवा। RAMADEVA, रामा देवा।
माफ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है। उसके बाद फिर से मैं आपको बता देता हूं, परीक्षित ने कश्मीर को अनेक्स किया गोनंदा सेकंड के बाद। ठीक है, ये हमें कौन बता रहा है? रत्नाकर पुराण। परीक्षित रूल करता है और अपनी गद्दी अपने बेटे हरना देवा को क्या कर देता है? सौंप देता है। हरना देवा को कहा जाता है वो पहला पांडव किंग है जिसने कश्मीर में रूल किया। हरना देवा के बाद गद्दी पर बैठता है रामदेव, जो क्या है? हरना देवा का सक्सेसर भी है और बेटा भी है। ठीक है, पांडवा रूल इज बिलीव टू एंड विद द अकरेंस। आगे हमें बताया है कि किस तरह से पांडव रूल खत्म हुआ कश्मीर में। तो यहां पर आपको देखना है, पांडव रूल इज बिलीव टू एन एंड विद द अकरेंस एंड पावरफुल अर्थक्वेक दैट सबमर्ज द एंशिएंट सिटी ऑफ सांदीमत नगर। तो आपको याद रखना है, एक सिटी है कश्मीर में अकॉर्डिंग टू रत्नाकर पुराण, सांदीमत नगर, जहां पर ये कहा गया ये लोग रहा करते थे। और एक पावरफुल अर्थक्वेक के आने की वजह से ये सांदीमत नगर डूब जाता है और उसकी जगह पर एक लेक बनती है जिसको क्या कहा गया रत्नाकर पुराण में? वुलर लेक। तो आपको याद रखना है, पांडवा रूल इज बिलीव टू एंड विद द अकरेंस ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक। पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से आने की वजह से पांडवा रूल कश्मीर में खत्म हुआ, जिसने एक एंशिएंट सिटी सांदीमत नगर को डुबा दिया। विद द सबमर्जेंस ऑफ सांदीमत नगर, जब सांदीमत नगर डूबा, द प्लेस बिकम्स हॉलो एंड वुलर लेक वाज क्रिएटेड, और उसकी जगह पर एक लेक बनी जिसका नाम था वुलर लेक। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन सी एंशिएंट सिटी जब डूबी तो वुलर लेक की स्थापना हुई या वुलर लेक बना, तो सांदीमत नगर। ऐसे भी पूछ सकते हैं, सांदीमत नगर के डूबने से वहां पर किस लेक का जन्म हुआ अकॉर्डिंग टू रत्नाकर पुराण? तो वो है वुलर लेक। तो फिर से हम थोड़ी सी चीजों को क्या कर देते हैं? रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो अगर हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, तो हमने ये देखा कि किस तरह से कश्मीर का जो पहली डायनेस्टी थी, कश्मीर की जो पहली डायनेस्टी थी वो थी महाभारत पीरियड में गोनंदा डायनेस्टी। उसका पहला राजा गोनंदा फर्स्ट हुआ। गोनंदा फर्स्ट के बाद जो दूसरा राजा आया वो उसका बेटा आया दामोदर फर्स्ट। दामोदर फर्स्ट का भी जब खात्मा होता है उसके बाद उसकी वाइफ यशोमती गद्दी पर बैठती है, क्योंकि उनका बेटा गोनंदा सेकंड छोटा था। फिर धीरे धीरे जब गोनंदा सेकंड बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, तो वो कश्मीर में रूल करता है। और गोनंदा सेकंड को भी परीक्षित जो पांडवों की तरफ से है वो उसको क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो गोनंदा एम्पायर के बाद पांडवा एम्पायर की शुरुआत होती है। और पांडव पांडव जो है उसके बारे में हमें जो जानकारी रत्नाकर पुराण दे रहा है कि किस तरह से परीक्षित ने गोनंदा सेकंड को मारने के बाद कश्मीर की गद्दी हथिया ली थी, और परीक्षित ने फिर अपने बेटे हरण देव को ये गद्दी सौंप दी थी। और हरण देव के बाद उनका बेटा रामदेव गद्दी पर बैठता है, और किस तरह से पांडव पांडव एम्पायर कश्मीर में खत्म होता है। और जो कारण बताया गया रत्नाकर पुराण में वो ये बताया गया कि एक बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से जो एंशिएंट सिटी थी सांदीमत नगर वो डूब गई थी और उसकी जगह पर वुलर लेक बना था। तो गोनंदा डायनेस्टी के बाद आपको याद रखना है सीक्वेंस में कौन था? पांडव एम्पायर। और पांडव एम्पायर के बारे में जानकारी रत्नाकर पुराण हमें दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मौर्यन एम्पायर। आगे पांडव एम्पायर के बाद हमारा जो है वो स्टार्ट होता है मौर्यन एम्पायर। तो इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एंशियंट हिस्ट्री में गोनंदा डायनेस्टी, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी है? गोनंदा डायनेस्टी, GONANDA, गोनंदा डायनेस्टी, गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी है। उसके बाद आते हैं आपके पांडव एम्पायर, पांडव एम्पायर। और फिर पांडव एम्पायर के बाद हमको देखने को मिलते हैं मौर्यंस। तो ये अब आगे जो आपकी कहानी चलेगी वो चलेगी मौर्यन के ऊपर। तो मौर्यन एम्पायर, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन थर्ड सेंचुरी बीसी। तो जो कश्मीर है वो मौर्यन एम्पायर का थर्ड सेंचुरी बीसी में पार्ट बनता है। वाइल द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, अगर हम पूरे मौर्यन एम्पायर की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो एम्पायर का जो जन्म दिया वो किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपको याद रखना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी कि मौर्य एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने ये जो एम्पायर बनाया था वो वहां की नंदा डायनेस्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका था अपने एक मिनिस्टर एडवाइजर की हेल्प से, जिनका नाम था चाणक्य।
चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना 3rd सेंचुरी बीसी कश्मीर में हुई। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है और यही मौर्य वंश है जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को वहां के राजपाट से गद्दी से उखाड़ कर फेंका था। और यही यही चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंदा डायनेस्टी को गद्दी से उखाड़ा तो किसकी मदद से उखाड़ा था? अपने एक एडवाइजर, अपने एक टीचर जिनको बोला जाता है चाणक्य की हेल्प से ऐसा किया था। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो अगर हम कश्मीर के बारे में बात करें तो 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य एम्पायर ने कश्मीर की गद्दी संभाली और उसमें से भी एक मुख्य राजा, मेन राजा अशोका एम्परर था। तो अशोका के बारे में, की रूलर्स इन कश्मीर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं किंग अशोका। ठीक है, तो अशोका के बारे में आपको जानकारी पढ़नी है। ही इंटीग्रेटेड कश्मीर इनटू द मौर्यन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। कश्मीर को मौर्यन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से जोड़ने का काम किसने किया? किंग अशोका ने। ही इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द वैली। तो पहला सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कश्मीर वैली का किसने स्टार्ट किया था? किंग अशोका ने। अशोका फाउंडेड द ओरिजिनल सिटी ऑफ श्रीनगर। अशोका ने ही श्रीनगर को क्या किया था? फाउंड किया था। ओरिजिनल सिटी श्रीनगर को फाउंड किया था और इसी श्रीनगर को बोला जाता था पुराना दीस्थाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हु फाउंडेड द ओरिजिनल सिटी ऑफ श्रीनगर? अशोका फाउंडेड द ओरिजिनल सिटी ऑफ श्रीनगर और श्रीनगर का पुराना नाम पुराना दीस्थाना। आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कल्हाना राजतरंगिणी। कल्हाना की राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। कल्हाना कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सपोर्टिंग द आइडिया दैट अशोका प्रैक्टिसिज्ड Ashoka practiced Shaivism either before his conversion to Buddhism or alongside it during his rule in Kashmir। तो हमें जैसे ये पता है, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो हमें ये पता है कि किस तरह से कलिंग वॉर के बाद अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। बट कल्हाना की जो राजतरंगिणी ये कहती है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और ये कहते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हैं इस बात को कहने की कि वो कहते हैं अशोका हो सकता है, या उन्होंने कुछ एविडेंस बताए। उन्होंने ये कहा कि जो अशोका एम्परर हैं उन्होंने शैविज्म को भी प्रमोट किया। किसके चलते? बुद्धिज्म को साथ लेकर वो शैविज्म को भी क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे। तो ये राजतरंगिणी की कल्हाना कहती है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्टिंग द आइडिया दैट अशोका प्रैक्टिस्ड शैविज्म आइदर बिफोर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म और अलोंगसाइड इट ड्यूरिंग हिज रूल इन कश्मीर। या तो कन्वर्जन से पहले वो शैविज्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? शैविज्म को कश्मीर में क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ही इज सेड टू हैव अपीज्ड शिवा। तो एक एविडेंस उन्होंने दिया है कि किस तरह से उन्होंने भगवान शिव को खुश किया ताकि उनको एक बेटे पुत्र की प्राप्ति हो, और उनका बेटे का नाम जालूका है। हु हिमसेल्फ बिकम अ स्टॉन्च शिवाइट रूलर। जो जालूका भी आगे जाकर क्या बना था? शिव का उपासक बना था। इवन वाइल पैटर्नाइजिंग बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी अशोका इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग और रेनोवेटिंग सेवरल शिवा टेम्पल्स इन कश्मीर। तो ये क्रेडिट अशोका एम्परर को दिया गया है कि बुद्धिज्म में जाने के बावजूद भी अशोका को क्रेडिट दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने बड़े सारे भगवान शिव के टेम्पल्स को क्या किया? रेनोवेट भी करवाया कश्मीर वैली में, और क्या किया? बहुत सारे मंदिर बनवाए भी, रेनोवेट के अलावा मंदिर बनवाए भी। ठीक है, और उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विजेश्वरी टेम्पल, जो आपका कहाँ है? बिज बिहाड़ा में। फॉलोइंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोका इज सेड टू हैव सेंट बुद्धिस्ट मिशनरी मजहंतिका टू प्रीच इन द वैली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरी जिनका नाम है एक मजहंतिका, तो आपको याद रखना है बुद्धिस्ट मिशनरी जिनका नाम है मजहंतिका, उनको कश्मीर वैली में भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म का क्या कर सके? प्रचार प्रसार कर सके। दिस लेड टू द कन्वर्जन ऑफ लोकल नागा पॉपुलेशन। जब ये बुद्धिस्ट मिशनरी कश्मीर में आते हैं तो जो लोकल नागा लोग हैं वो क्या है? कन्वर्ट होती हैं बुद्धिज्म में, और कश्मीर एस्टैब्लिश होता है एज अ मेजर सेंटर फॉर सरस्वतीवादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको याद रखना है सरस्वतीवादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये अशोका एम्पायर के टाइम पीरियड में है कि किस तरह से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद सम्राट अशोक बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज को वैली में भेजते हैं ताकि क्या किया जा सके? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसी के चलते कश्मीर के जो नागा पीपल हैं बहुत सारे लोग वो कन्वर्ट होते हैं, और इसी के चलते एक कश्मीर एक मेजर सेंटर बनता है किसका? बुद्धिज्म में एक स्कूल है, एक थॉट है जिसका नाम है सरस्वती बड़ा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका की डेथ के बाद उनका जो बेटा है जालूका, अशोका की डेथ के बाद उनका बेटा जालूका राजा बनता है। और जालूका के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना कि उस समय जो फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स यहां आ रही थी जिनको मलेच बोला जाता था, उनको जालूका ने यहां से हटाया है। ये इंडो ग्रीक्स थे।
इनको मलेच कहा जाता था, फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स थी। उनको अशोका के बेटे जालुका ने कश्मीर से खदेड़ दिया था और कश्मीर रीजन में क्या लाया था, शांति लाई थी। तो मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट जो नाम है जो कश्मीर में काम किया है वो है अशोका एम्परर, जिन्होंने श्रीनगर की फाउंड किया था। ठीक है, साथ में उनका बेटा जालूका। तो बुद्धिज्म के साथ साथ बहुत सारा इन्होंने कश्मीर में शिव मंदिरों का भी निर्माण किया है अशोका ने, और उनको रेनोवेट भी किया है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोका ने बड़े सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज को कश्मीर वैली में भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उनमें से एक बुद्धिस्ट मिशनरी जिनका नाम है मजहंतिका, वो वैली में आए थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उस समय की जो लोकल नागा पॉपुलेशन थी वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुई, और कश्मीर एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना सरवस्तीवाड़ा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म थॉट का। और आगे उनके बेटे जालूका गद्दी संभालते हैं अशोका के, और जालूका भी शिवजी के उपासक हैं। उनके बारे में आपको की इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जो इंडो ग्रीक एक फॉरेन अनक्लीन ट्राइब थी कश्मीर में, जिन्होंने बहुत सारा उत्पाद मचाया था, तो जालूका ने कश्मीर से उनको उखाड़ फेंका था और कश्मीर में क्या लाया था, स्टेबिलिटी लाई थी, शांति लाई थी। बढ़ते हैं आगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हिज सन जालूका बिकेम द किंग। जालूका राजा बनते हैं। तो मैंने आपको बताया मलेच को यहां से निकाल दिया। ठीक, उसके बाद आगे हम देखते हैं दामोदर सेकंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन किंग जालूका। ठीक है, तो जालूका वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन दामोदर सेकंड। तो यहां पर दामोदर सेकंड अलग है, तो जालूका के बाद दामोदर सेकंड। लाइक हिज फादर जालूका, दामोदर सेकंड वॉज फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो दामोदर सेकंड भी लॉर्ड शिवा के फॉलोअर थे। एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर एरिया, द साइट हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद हिज पैलेस। आज के समय में जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो वहां पर प्रेजेंट है, जहां पर दामोदर सेकंड का क्या होता था, पैलेस होता था। ठीक है, और ये कारसिंगा नहीं, ये कारेवा है, कारेवा। ठीक है, जिसका मतलब है प्लेट्यू। तो यहां पर आपको ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी थी। एक बार आप फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो, जो उतार रहे हैं वो उतार सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर एरिया। इस समय जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो उसी जगह पर है जहां पर दामोदर सेकंड का पैलेस हुआ करता था। और ये दामोदर सेकंड अब गोनंदा वाले नहीं है, ये जालूका का बेटे दामोदर सेकंड है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मौर्यंस के बाद आए कुषाण डायनेस्टी। मौर्यन के बाद कौन सी आई, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय थ्री कुषाण रूलर्स। आपको याद रखना है, इस डायनेस्टी में तीन इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर्स थे, जिनका नाम है कनिष्का। ठीक है, कनिष्का है, पहला नाम तो कनिष्का है। दूसरा नाम आपका हुविष्का नहीं होगा, दूसरा नाम है हुष्का। हुविष्का नहीं, हुष्का, HUSHKA, हुष्का। और तुष्का नहीं है, ये जुष्का है। मैं फिर से अपनी टीम को बोलूंगा कि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कम करें। ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी के तीन इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर्स हैं। ठीक है, कल्हाना के अकॉर्डिंग तीन जो रूलर्स हैं वो है, पहला है कनिष्का, दूसरा है हुष्का, और तीसरा है जुशुका, JUSHKA। कनिष्का के बारे में देखते हैं। कनिष्का जो हैं, जो कुषाण डायनेस्टी के द मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर, इन सब में से कुषाण डायनेस्टी में अगर सबसे पावरफुल रूलर हुए तो वो तो कौन थे, वो कनिष्का थे। ही फाउंडेड कनिष्कापुरा। तो याद रखना, कनिष्का ने किसको फाउंड किया था, ही फाउंडेड कनिष्कापुरा। उसके बाद दूसरे जो हुए हैं जिनका नाम है हुष्का, हुशुका, HUSHKA, हुष्का। दूसरे रूलर हुष्का, जिन्होंने, हुविष्का भी इनको कहा जाता है, ही फाउंडेड हुष्कापुरा। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, हुष्कापुरा की, HUSHKAPURA। इन्होंने हुष्कापुरा की स्थापना की थी, विच बिकम अ मेजर कमर्शियल एंड बुद्धिस्ट सेंटर। तो याद रखना, जो आपका हुष्कापुरा है उसको बनाने का काम हुष्का ने किया था, जो एक इंपॉर्टेंट रूलर है कुषाण डायनेस्टी का। और ये जो हुष्कापुरा है ये आगे चलकर मेजर कमर्शियल और बुद्धिस्ट सेंटर बनता है वैली का। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जुष्का, JUSHKA। तो जुष्का ने किसका नींव रखा था, जुष्कापुरा का, JUSHKAPURA, जुष्कापुरा।
तो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। तो कुश मौर्यंस के बाद कुषाण डायनेस्टी रूल कर रही है। 3 कुषाण रूलर्स हैं, कनिष्का, हुष्का और जुष्का। इनमें से सबसे पावरफुल कनिष्का रहे, जिन्होंने कनिष्कापुरा की स्थापना की। दूसरे हुष्का, इन्होंने किसकी स्थापना की? हुष्कापुरा की, जो आगे चलकर इंपॉर्टेंट कमर्शियल और बुद्धिस्ट सेंटर बना वैली का। तीसरा है राजा है जुष्का, जिन्होंने स्थापना की जुष्कापुरा की। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कश्मीर में हुई। किसके किसके पैटर्नेज में? कनिष्का के रूलिंग टाइम पीरियड में। किसके पैटर्नेज में हुई? किसके संरक्षण में हुई? कनिष्का के, जो कुषाण डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर हैं। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हो रही है। किसके संरक्षण में हो रही है? कनिष्का के संरक्षण में हो रही है। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हो रही है, इसका वेन्यू है कुंडलवन। कुंडलवन जगह है कश्मीर में, हरवान के पास। कुंडलवन, कश्मीर, हरवान। तो यहां पर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। इस काउंसिल में हुआ क्या? बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। बुद्धिज्म को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम है महायाना और दूसरे का नाम है हिनायना। तो आपको याद रखना है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके संरक्षण में हुई है? ये हुई है कनिष्का के संरक्षण में, और वेन्यू उसका है कुंडलवन, कश्मीर। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहले का नाम महायाना और दूसरे का नाम हिनायना। सम ऑफ द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हु टुक एक्टिव पार्ट इन दिस काउंसिल वर। तो कुछ महान जो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर उस समय के रहे, उन्होंने जो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, अश्वघोषा, नाग अर्जुना, वासुबंधु, संघामित्रा, त्रिमित्रा। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किस किस महान बुद्धिस्ट स्कॉलर ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था। कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज वर, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉप कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज भी हैं उस समय की, कुषाण के पीरियड के समय में, जिनका नाम है कुमार जीवा, यसा, गौतम संगा, धर्मापुत्रा, श्यामा भट्टा एटसा। जुशुका जो लास्ट रूलर रहे इस डायनेस्टी के। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद फिर से हमें बताया जाता है कि कुषाणों के बाद फिर से गोनंदा एम्पायर्स ने रूल किया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जैसे राजतरंगिणी हमें कहती है कि फिर से गोनंदा एम्पायर पिक्चर में आते हैं कश्मीर वैली में। तो गोनंदा एम्पायर फिर से आ गया। सोर्स क्या है? राजतरंगिणी। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुषाण डायनेस्टी द गोनंदा डायनेस्टी रिगेन्ड पावर। गोनंदा डायनेस्टी फिर से पावर में आती है और वो कश्मीर में रूल करती है, जो राजतरंगिणी में मेंशन किया गया है। वन ऑफ द गोनंदा किंग्स अभिमन्यु फर्स्ट, एक इंपॉर्टेंट राजा है उस समय गोनंदा, अभिमन्यु फर्स्ट। इन्होंने अपनी कैपिटल कश्मीर से राजौरी शिफ्ट कर दी विंटर्स में। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि क्लाइमेट बेस्ड गवर्नेंस उस समय भी होती थी। जैसे आज दरबार मूव होता है, उस समय भी क्या किया जाता था? क्लाइमेट के ऊपर क्या किया जाता था? हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अभिमन्यु फर्स्ट जो गोनंदा एम्पायर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपनी कैपिटल कश्मीर से राजौरी में शिफ्ट कर दी थी। कहां पर? विंटर्स में। जिससे हमें पता है, शोज क्लाइमेट बेस्ड गवर्नेंस के बारे में पता लगता है। सम अदर रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर वाज गोनंदा थर्ड। कुछ और इंपॉर्टेंट गोनंदा जो बाद में आए, गोनंदा थर्ड और बिभीषण फर्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट गोनंदा डायनेस्टी के क्या थे? रूलर्स थे। आगे हम देखते हैं हुन्स एम्पायर। तो गोनंदा के बाद फिर से, गोनंदा के आने के बाद कश्मीर में एक और डायनेस्टी आती है जिसको बोलते हैं हम हुन्स। ठीक है जी। हुन्स एम्पायर 500 से 600 एडी तक चला। ड्यूरिंग द 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी हेप्थालिटीज हुन्स, क्या है? हेप्थालिटीज हुन्स, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, जिनको सेंट्रल एशियन पीपल कहा जाता था, इनको व्हाइट हुन्स भी कहा जाता था। आपको याद रखना है, और क्या कहा जाता है? हेप्थालिटीज हुन्स, सेंट्रल एशिया से आए थे, जिनको व्हाइट हुन्स भी कहा जाता था। उन्होंने नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया को जीता, और जिसमें कश्मीर का भी इन्होंने अपने साथ इसको क्या कर दिया था? मिला दिया था और रूल किया था। व्हाइट हून्स गवर्न कश्मीर फॉर नियरली 100 ईयर्स। व्हाइट हून्स ने कश्मीर पर राज किया है, लगभग 100 सालों तक राज किया है। कश्मीर वॉज रूल्ड बाई मिहिर कुला। तो इंपॉर्टेंट हून राजा जो है वो कौन है? मिहिर कुला है। कश्मीर में इसने रूल किया। आफ्टर सफरिंग डिफीट फ्रॉम यशोदा वर्मन, रूलर ऑफ एमपी एंड मालवा। तो ये जो मिहिर कुला जब भारत में आता है, तो यशोदा वर्मन नाम का राजा जो मालवा और मध्य प्रदेश में रूल कर रहा है, उससे हारने के बाद ये जो मिहिर कुला है ये कश्मीर में आता है। और कहा जाता है राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग, मिहिर कुला को गोनंदा एम्पायर के ही किसी राजा ने शरण दी थी, और बाद में मिहिर कुला उसके खिलाफ ही विद्रोह कर देता है और उससे गद्दी से हटा देता है, और खुद गद्दी पर क्या हो जाता है? काबिज हो जाता है। आफ्टर सफरिंग डिफीट फ्रॉम यशोदा वर्मन, जो रूलर थे एमपी मालवा के,
तो मिहिर कुला है वो कश्मीर की तरफ आता है। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, मिहिर कुला वॉज इनिशियली गिवन एसलम, एसलम का मतलब है शरण दी गई इसको। कश्मीर के राजा जो गोनंदा डायनेस्टी से ही थे, उसने क्या किया, मिहिर कुला को बचाया, किससे, यशोदा वर्मन से, क्योंकि मिहिर कुला यशोदा वर्मन के से हारने के बाद कश्मीर में शरण लेने आया था। बट समय के साथ साथ वो उसी गोनंदा एम्पायर के राजा को क्या कर देता है, गद्दी से उठा देता है और क्लेम करता है कि वो अगला वारिस थ्रोन का वो है। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब हिम एज इंडियन नीरो। तो आपको याद रखना है, हिस्टोरियन इसको, मिहिर कुला को इंडियन नीरो के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू हिज क्रुएलिटी। तो ये बड़ा ही क्रूल राजा था और इसने भरा तांडव मचाया था, इसकी वजह से इसको इंडियन नीरो भी कहा जाता है। किसको, मिहिर कुला को, जो व्हाइट हून से ताल्लुक रखता था, और व्हाइट हून से ताल्लुक रखता था जो मालवा के राजा यशोदा वर्मन से हारने के बाद इसने कश्मीर के राजा, जो बेसिकली राजतरंगिणी कहती है गोनंदा का ही राजा था, एम्पायर से ही राजा था, जिसने इसको शरण दी थी, बाद में ये उसको ही गद्दी से उठा देता है और क्लेम करता है कि अगला जो वारिस है थ्रोन का वो यही होगा। और इसको हिस्टोरियंस इंडियन नीरो भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बड़ा सारा क्रूअल्टी कश्मीर में करी थी। बढ़ते हैं आगे। ही कमिटेड, मिहिर कुला की बात हो रही है, ही कमिटेड वेरियस एट्रोसिटीज, बहुत सारे अत्याचार किए थे और बड़ी सारी मोनास्ट्रीज को इसने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसने संरक्षण दिया है शैविज्म को, मतलब कहीं ना कहीं ये शैविज्म को प्रोटेक्ट कर रहा था। ही इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग मैनी शिवा श्राइन्स इन श्रीनगर, इसने बहुत सारे शिवा श्राइन्स टेम्पल श्रीनगर में भी बनाए हैं। मिहिर कुला की डेथ के बाद जो हून्स का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो वैली से धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट हून जो रूलर हैं वो हैं बका, नका, अक्षा, गोपालदित्य, गोकर्ण, गोपालदित्य एंड युधिष्ठिर। ये कुछ हून रूलर हैं जो आगे आएंगे। इनमें से एक बंदा है अक्षा, अक्षा रूलर है जिसने अच्छा बल टाउन की क्या है, नींव रखी है, स्थापना की है। अक्षा इंपॉर्टेंट हो गया, अक्षा फाउंडेड द टाउन ऑफ अच्छा बल। लास्ट हून रूलर जो है वो युधिष्ठिर है, हु फोर्स टू फ्ली फ्रॉम कश्मीर, जिसको जबरदस्ती कश्मीर से निकाला गया था। और बाद में जो कश्मीर की जिम्मेवारी थी वो विक्रमादित्य, जो उज्जैन के रूलर थे, उनके हाथ में आ गई थी। और उसके बाद विक्रमादित्य एम्पायर अपना यहां पर क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था, एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इसी तरह से हमको स्टेटमेंट वाइज आपका तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वो घुमाता है जेके एसएसबी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।